वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता ही है, हम अपने चैनल पर डिस्कस कर रहे हैं हिंदी साहित्य के लिए P/Q सीरीज़। ये जितने भी प्रश्न आपके समक्ष लाता हूँ, ये आपकी हर एक परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले होते हैं, तो इसीलिए आपके समक्ष इन्हें लाता हूँ। तो जो भी आपको यहाँ पर देखिए प्रश्न बताता हूँ, जो आपको आते हैं उन्हें तो आप चाहे स्किप करिएगा, जो नहीं आते हैं उन्हें आप अपनी कॉपी पे अवश्य नोट करते रहिएगा, क्योंकि ऐसा होता है परीक्षा के अंतिम समय में रिवीजन हेतु ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। बाकी देखिए, वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता देता हूँ, हमारी टीम के द्वारा पीजीटी हिंदी, एलटी टेट, एलटी कमीशन के लिए कोर्स लॉन्च कर दिए गए हैं। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हो तो वो जल्द से जल्द एनरोल कर लीजिएगा। देखिएगा, एचपी पीजीटी हिंदी के लिए जो हमारा बैच बैठने वाला है वो बैठेगा आपका 1 अक्टूबर से। और जो एलटी टेट है, इसके लिए हमारा बैच बैठ रहा है, न्यू बैच, ये बैठेगा आपका 25 सितंबर से। और एलटी कमीशन के लिए जो बैच बैठेगा हमारा, तो ये बैठेगा आपका 20 सितंबर से। इन किसी भी कोर्स में अगर आपने एनरोलमेंट लेनी है तो आपको जल्द से जल्द मुझे व्हाट्सएप करना है। नंबर हमारा है 8219312129। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप संपर्क कर सकते हो। किसी भी कोर्स की आपको जानकारी चाहिए, इन नंबर पे आपने व्हाट्सएप करके इसकी जानकारी ले सकते हो। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। बाकी देखिए, अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के साथ नहीं जुड़े हैं तो उनके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं, उनके साथ भी आप संपर्क साध सकते हो और अपनी तैयारी को सुदृढ़ कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। देखिएगा, थोड़ा सा PDF अच्छा नहीं है, थोड़ा सा ब्लर दिखाई दे रहा है। आपने जो मैं कहूँगा उस पर फोकस करना है, ठीक है। बाकी अगर आपको कम सुनाई दे रहा है या ज़्यादा सुनाई दे रहा है, तेज़ सुनाई दे रहा है या फास्ट आराम से सुनाई दे रहा है, तो वॉल्यूम बटन से आप आवाज़ को कम ज़्यादा कर सकते हैं। और फास्ट सुनाई दे रहा होगा या धीरे सुनाई दे रहा होगा तो यहाँ पर आपके 3 डॉट बने हुए होते हैं, ऐसे 1 2 3, इन पर जाकर आप अपनी स्पीड को बढ़ा सकते हो और वीडियो की क्वालिटी को भी बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। देखिए, तो पहला प्रश्न यहाँ आपसे पूछा गया है, चर्या पदों का रचयिता कौन है? तो जो चर्या पदों के रचयिता के तौर पर जाने जाते हैं, कौन होंगे ये? शबरपा। विकल्प ए यहाँ से ही होगा। इसके पश्चात जो अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, कुमारपाल चरित किसकी रचना है? तो जो कुमारपाल चरित है ये हेमचंद्र के द्वारा लिखी गई है। डी सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, किसने सिद्ध सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि माना? तो जो सिद्ध सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया गया था, राहुल सांकृत्यायन के द्वारा। सी सही विकल्प हो जाएगा यहाँ। अगला जो प्रश्न यहाँ पर बन रहा है 54, लोर कहा किसकी कृति है? या फिर लोर कहा किस कृति को कहा जाता है? तो जो लोर कहा है ये चंदायन को कहा जाता है। किसे? चंदायन को। तो अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पर 55, किस संप्रदाय में राधा को प्रमुखता दी गई है? तो जो नाम से ही स्पष्ट हो जाता है, राधा वल्लभ जो संप्रदाय है इसमें श्री राधा को काफ़ी प्रमुखता दी गई है। अगला प्रश्न है यहाँ पर 56, आदि कवि व्यास ने अपने जय काव्य में किसका सौंदर्य प्रत्यक्ष किया था? तो अधर्म के पराभव और धर्म की जय। आदि कवि व्यास ने अपने जय काव्य में किसका सौंदर्य प्रत्यक्ष किया था? अधर्म के पराभव और धर्म की जय की। अगला प्रश्न यहाँ पर 57, इसमें आपसे पूछा गया है, कौन सा रस वीर रस के निकट है? तो जो वीर रस के निकट रहेगा तो वो हो जाएगा रौद्र। बाकी करुण, भयानक, हास्य ये आपके वीर रस के निकट नहीं होते हैं। यहाँ से 2-4 तथ्य आपको बता देता हूँ। आपसे पूछा जाएगा कि जो रसों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो रसों की संख्या मानी जाती है 9। यहाँ से ये भी प्रश्न बन सकता है कि रस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? तो जो भरत मुनि हैं ये रस संप्रदाय के प्रवर्तक हैं।
भरत मुनि के ग्रंथ का नाम पूछा जाएगा तो ये नाट्यशास्त्र होगा। यहाँ से ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है, तो ये 8 मानी है। ये भी प्रश्न बन सकता है कि भरत मुनि के द्वारा किस रस को रस नहीं माना गया है, तो जो शांत रस है इसे इनके द्वारा रस के तौर पर नहीं माना गया है, ये भी ध्यान रखना है आपने। फिर अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, केशव दास की मुक्तक काव्य रचना कौन सी है? तो जो केशव दास की मुक्तक काव्य रचना है तो ये कवि प्रिया होगी। यहाँ से आपसे ये भी प्रश्न बन सकता है कि केशव दास का समय कब का है, तो 1555 इनका समय माना जाता है। जन्म काल 1555। किस संप्रदाय से संबंधित है? रीतिकाल से संबंधित ये माने जाते हैं आपके। ये प्रश्न बनेगा कि रामचंद्रिका की प्रतिस्पर्धा में किसके द्वारा रचना की गई थी? तो रामचंद्रिका के प्रति रामचरितमानस की प्रतिस्पर्धा में रामचंद्रिका लिखी गई थी केशवदास के द्वारा, ये ध्यान रखना है। रामचंद्रिका। फिर अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, तो जो अगला प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछा गया है 59, नाला सिंह भाट किस राजा के आश्रित थे? तो जो नाला सिंह भाट है ये आपके विजयपाल के आश्रित कवि थे। नाला सिंह भाट ये विजयपाल के आश्रित थे। अगला है, किसके मत को आरोपवाद कहा जाता है? किसके मत को आरोपवाद कहा जाता है? तो ये कहा जाता है भट्ट लोलट के। अगला प्रश्न है 61, ब्रजबुली का प्रयोग कहाँ होता है? तो जो ब्रजबुली का प्रयोग होता है बंगाल में होता है। डी यहाँ सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है 62, निम्नलिखित में से किस पत्रिका को 20वीं शताब्दी के आरंभिक चरण का विश्वकोश कहा जाता है? तो जो सरस्वती पत्रिका है इसे 20वीं शताब्दी के आरंभिक चरण का विश्वकोश कहा गया है। डी सही हो जाएगा यहाँ। अगला जो प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है तो वो है, रससूत्र के दूसरे व्याख्याता कौन माने जाते हैं? रससूत्र के पहले व्याख्याता माने जाते हैं भट्ट लोलट, दूसरे हैं शंकुक, ठीक है, तीसरे हैं भट्टनायक और सबसे अंत में माने जाते हैं अभिनव गुप्त। इस क्रम को याद रखिएगा। भट्ट लोलट हो गए पहले नंबर के, शंकुक हो गए दूसरे नंबर के, भट्टनायक हो गए तीसरे नंबर के और अभिनव गुप्त हो गए चौथे नंबर के। ये क्रम याद रखना है, पूछा जाता है। अगला जो प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है 64, द्वैताद्वैत के संस्थापक थे। तो जो द्वैताद्वैतवाद थे इसके संस्थापक कौन माने जाते हैं? निम्बार्काचार्य। विकल्प सी यहाँ से ही होगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न पूछा गया है, किन रचनाकारों की भाषा को संधा भाषा कहा गया? यहाँ पर यह प्रश्न के जितने विकल्प दिए गए हैं ये गलत हो जाएगा। कैसे होगा? जो संधा भाषा कहा गया था तो ये सिद्धों की भाषा को संधा कहा गया था। विकल्प में सिद्ध यहाँ पर कहीं नहीं है। नहीं, जो विकल्प ए है यहाँ पर बौद्ध सिद्ध, हाँ, जो सिद्ध थे इनकी भाषा को संधा भाषा कहा गया था, तो ए यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा। फिर देखिएगा अगला प्रश्न यहाँ पर है, रुद्रट वक्रोक्ति को शब्दालंकार मानते हैं तो अर्थालंकार किसे मानते हैं? प्रश्न है, रुद्रट वक्रोक्ति को शब्दालंकार मानते हैं तो अर्थालंकार किसे मानते हैं? यहाँ पर देखिएगा ये तो उल्टा ही कुछ प्रश्न है। क्या पूछा गया है? पूछा ये गया है यहाँ पर कि जो रुद्रट थे ये वक्रोक्ति को मानते थे शब्दालंकार, तो अर्थालंकार किसे मानते थे? तो इस तरह का यहाँ पर कोई भी विकल्प नहीं दिया गया है। यहाँ पर तुलता, दंडी, क्षेमेंद्र, वामन, आनंदवर्धन दिए गए हैं। तो जो बोर्ड के द्वारा ये उत्तर यहाँ पर दिया गया है तो ये सी दिया गया है। पता नहीं क्या सोचकर उन्होंने दिया है, पर ये दिया है। बाकी देखिएगा
यहाँ से आपसे कभी प्रश्न बन सकता है। क्या प्रश्न बनेगा अगर कभी बनेगा? वामन का नाम तो यहाँ पर आ ही गया। इसके बारे में थोड़ी सी तथ्य मैं आपको बता देता हूँ। जो वामन है इनके ग्रंथ का नाम होगा काव्यालंकार सूत्र, और समय वामन का पूछा जाएगा तो 8वीं शताब्दी इनका समय हो जाएगा। फिर अगले प्रश्न को देख लेते हैं 67। काव्य में उदात्त तत्वों को सर्वाधिक किसने महत्व दिया? तो जो लोंजाइनस थे, पाश्चात्य काव्यशास्त्र के एक विद्वान माने जाते हैं, इनके द्वारा काव्य में उदात्त तत्वों को सर्वाधिक महत्व दिया गया था। फिर जो प्लेटो है, पाश्चात्य काव्यशास्त्रियों में प्रमुख स्थान रखते हैं, पहले विद्वान होंगे, तो ये भी माना जाता है, इन्हें पहले विद्वान कहा जाता है। अगला जो प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 68। किस विद्वान ने अभिव्यंजनावाद को भारतीय वक्रोक्ति का पिलायती उत्थान कहा? तो ये कहा गया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। फिर अगला प्रश्न है 69। अरस्तु का समय था, तो बताना है कि जो अरस्तु है इनका समय क्या माना जाता है? तो 384 से लेकर 322 ईस्वी पूर्व तक के समय को इनका समय माना जाता है। अगला जो प्रश्न है 70। उपन्यास को मानव चरित्र का आख्यान किसने कहा? तो उपन्यास को मानव चरित्र का आख्यान कहा गया था मुंशी प्रेमचंद के द्वारा। विकल्प भी यहाँ सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है यहाँ पर 71। इसमें आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा ऐतिहासिक उपन्यासकार नहीं है? हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, आचार्य चतुरसेन शास्त्री है, वृंदावन लाल वर्मा भी है, परंतु शिवपूजन सहाय ये नहीं है। शिवपूजन सहाय माने जाते हैं आपके कैसे आंचलिक उपन्यासकार। फिर अगला प्रश्न है यहाँ पर 72। हिंदी नाटकों के मंचन में यक्षगान का निर्देशन किया। इस प्रश्न पे भी थोड़ा सा डाउट मुझे लग रहा है। इब्राहिम अलकाजी भी हो सकता है, इसका पूरा नहीं कहूँगा। जो गिरीश कर्नाड है ये भी कई जगह दिया जाता है, तो थोड़ा थोड़ा सस्पेंस इस प्रश्न में भी है। अगर आपको कंफर्म आता हो तो आप अवश्य बताइएगा। अगला प्रश्न है लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस के लेखक कौन होंगे? तो ये है विजय देव नारायण, सी सही विकल्प। अगला प्रश्न है यहाँ पर 74। कछुआ धर्म किस विधा की रचना है? तो ये निबंध विधा की रचना है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी इसके रचनाकार होंगे। अगला प्रश्न है रूपा पत्रिका के संपादक कौन थे? तो जो सुमित्रा नंदन पंत है ये रूपा पत्रिका के संपादक माने जाते हैं। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से आज का ये हमारा लेक्चर रहा। तो वीडियो को समाप्त करने से पहले आपको फिर से एक बार अपना पैम्पलेट दिखा लेता हूँ जिसमें हमें हमारे कोर्स दिए गए हैं, उसको आप देख सकते हो। तो यहाँ पर देखिएगा हमारी टीम के द्वारा LT टेट, LT कमीशन और PGT हिंदी के लिए न्यू बैच बिठाए गए हैं। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट होगा तो जल्द से जल्द इसमें एनरोल हो सकता है। ठीक है, नंबर यहाँ पर देखिए हमारा दिया गया है, व्हाट्सएप नंबर, इस पर आप संपर्क साध सकते हो। तो चलिए अब यहाँ पर वीडियो का समापन कर लेते हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहे, इसका बहुत बहुत धन्यवाद।